हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हम लोग बायोलॉजी सेशन कंप्लीट कर रहे हैं और अभी हम लोग चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन कंप्लीट कर रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पॉइंट नंबर 24 से स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 1 में। और पार्ट 2 की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं ये पॉइंट्स में वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें और आपका एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट जो है वो छूटे ना और आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो स्टूडेंट्स, चलिए बिना समय गंवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। ठीक है, आज का टॉपिक है फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। और ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। सो मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट। नाउ शैल वी स्टार्ट? ओके, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉइल कंपोजिशन, सेकेंड है ग्रेन साइज, तीसरा अग्रीगेशन डिटरमाइन परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, फोर्थ है मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी डिटरमाइन लार्ज एक्सटेंड द वेजिटेशन इन एनी एरिया। ये आपसे पूछा जाता है कि राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट है द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, अ प्रोसेस कॉल्ड एज होम्योस्टैटिक। होम्योस्टैटिक्स क्या होता है? होम्योस्टैटिक्स आपको याद रखना पड़ेगा, होम्योस्टैटिक्स क्या होता है। तो द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, अ प्रोसेस कॉल्ड एज होम्योस्टैटिक। नाउ समझिए, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म को कोशिश करनी चाहिए कि वो मेंटेन कर सके अपने आप को हर एक एनवायरनमेंट में, उनको हम लोग होम्योस्टैटिक्स बोलते हैं। नाउ रेगुलेट क्या होता है? सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टैटिक बाय फिजियोलॉजिकल समटाइम्स बिहेवियर ऑल्सो मीन्स बाय which ensures constant today temperature, constant osmotic concentration etc. Now समझते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो कि अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं फिजियोलॉजिकल के हिसाब से और कुछ बिहेवियर के हिसाब से भी करके रखते हैं। बट मतलब कि ये कोई अपने आप को इंश्योर करते हैं, बॉडी का उनका टेम्परेचर नॉर्मल हो, कंस्टेंट ओस्मोटिक टेम्परेचर पे वो हो, कंसेंट्रेशन उनका सही हो, इस तरीके से। अब डिस्कस करते हैं नंबर 27। All birds and animals, mammals, are very few lower vertebrate and invertebrate species are indeed capable of such regulation, thermoregulation and osmoregulation. These both are very important for you all. So अच्छे तरीके से आप लोग समझ लो स्टूडेंट्स, ओस्मोरेगुलेशन और थर्मोरेगुलेशन। ठीक है, जितने भी बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स मैमल्स में आता है, आप लोगों को पता है ना। आर वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज आर इंडीड कैपेबल ऑफ सच रेगुलेशन। कैपेबल है रेगुलेशन के, कैसे? थर्मोरेगुलेशन और ओस्मोरेगुलेशन। Now 28 number, we maintain a constant body temperature of 37 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड। आप सभी को पता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कन्फर्म क्या होता है? थर्मोरेगुलेशन इज एनर्जेटिकली expensive for many organisms. This is partially truth for small animals like shrews and hummingbirds. Thermoregulation जो होता है वो energetically expensive होता है many organism के लिए, बहुत सारे organism के लिए बहुत ही expensive होता है, महंगा होता है। ऐसा this is partially truth, ये एक सच्चाई है। This is partially truth for small animals like shrews and hummingbird. ठीक है, now next 30th, हीट लॉस एंड हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ अ सरफेस एरिया। हीट लॉस और हीट गेन करना फंक्शन है सरफेस एरिया का। ठीक है, हीट लॉस करना और हीट गेन करना सरफेस एरिया का एक फंक्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, चाहे वो आपका प्री बोर्ड्स हो या फिर बोर्ड्स एग्जामिनेशन, कि वाई डू स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन। ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है, मे भी पूछा जाए।
तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो छोटे जो एनिमल जो होते हैं या छोटे मैमल्स लोग जो होते हैं वो लोग पोलर रीजन में ही क्यों पाए जाते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा, स्मॉल एनिमल्स हैव अ लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू द वॉल्यूम, दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट, व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड देन दे हैव एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म। ठीक है, स्मॉल एनिमल्स जो भी होते हैं वो लोग उन लोगों का लार्जर सरफेस एरिया होता है रिलेटिव टू वॉल्यूम के से ज़्यादा होता है। दे टेंड टू लूज बॉडी हीट, वो अपने बॉडी हीट को लूज़ करते हैं बहुत ही जल्दी। व्हेन इट इज़ कोल्ड आउट से, जब बाहर ठंडी होती है तो वो एक्सपेंड करते हैं मच एनर्जी को अपने बॉडी को गर्म करने के लिए। नाउ नेक्स्ट 32 स्मॉल स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड ability of regulate but only over a limited range of environment condition beyond which they simply conform। ठीक है, now next migrate क्या होता है, ये important है आप लोगों के लिए। so students, migrate क्या होता है, the organism can move away temporarily from stressful habitat to more hospitable area and return when stressful period is over। ठीक है, अब जैसे कि माइग्रेशन के नाम पे आप साइबेरियन बर्ड्स का ले सकते हो। ठीक है, जब मतलब साइबेरिया में जब गर्मी होने लगती है तो फिर वो साइबेरियन बर्ड्स इंडिया में आ जाती हैं। ठीक है, फिर इंडिया में जब गर्मी होने लगती है तो फिर वापस साइबेरिया चली जाती हैं। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्पररी फ्रॉम स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया, यानी कि उन लोगों यानी कि अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर बहुत मतलब नॉर्मल है, स्ट्रेसफुल हैबिटेट से निकल करके एक हॉस्पिटेबल एरिया पे वो जाते हैं। एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज़ ओवर। ठीक है, स्ट्रेसफुल पीरियड जब ओवर हो जाता है तो फिर वो वापस आ जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इन ह्यूमन एनालॉजी द स्ट्रैटर्जी इज लाइक अ पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला फॉर ड्यूरेशन ऑफ समर, बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर अनटेक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन टू मूव हॉस्पिटेबल एरिया। यही मैंने आपको बताने की कोशिश कर रही थी। इन ह्यूमन एनालॉजी, अगर आप ह्यूमन एनालॉजी से अगर देखोगे तो जैसे कि आप रहते हो दिल्ली में, और दिल्ली में मई जून के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो हम लोग ये बोलते हैं ना कि यार अभी तो समर वेकेशन चल रहा है, चलो हम शिमला चलते हैं या कहीं अच्छी जगह चलते हैं, ठंडी जगह जहाँ पे हम घूम सकें और मस्ती कर सकें। ठीक है, बोलते हैं। तो वैसे ही हम लोग स्ट्रेसफुल हैबिटेट से हट करके हॉस्पिटेबल एरिया जाते हैं। क्लियर है, ऐसे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट बर्ड्स, अगर हम बर्ड्स के बारे में बात करें तो वही मैंने जैसे बताया साइबेरियन बर्ड का, वो लॉन्ग डिस्टेंस से दूर से आते हैं, साइबेरिया से आते हैं इंडिया, और फिर जब यहाँ पे ठंडी ख़त्म हो जाती है, फिर गर्मी आ जाती है, तो फिर वापस वो साइबेरिया चले जाते हैं, क्योंकि उस वक्त साइबेरिया में फिर ठंडी आ जाती है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट 35 जो पॉइंट है हमारा। एवरी विंटर द फेमस क्योलाडो नेशनल पार्क भारतपुर इन राजस्थान होस्ट thousands of migratory birds coming from Siberia and other extremely cold northern region। यही मैं आप लोगों को बता रही थी साइबेरिया के बारे में कि क्योलाडो नेशनल पार्क जो है, जो कि भारतपुर में है राजस्थान में, वहाँ पे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स को वहाँ पे आते हैं जब वहाँ पे ठंडी पड़ती है तो। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं सस्पेंड। सस्पेंड क्या होता है? In bacteria, fungi and lower plants, various kinds of thick-walled spores are formed which help them survive unfavorable condition. These germinate on availability of suitable environment. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गए, लोअर प्लांट्स हो गए, वो लोगों थिक वॉल्ड स्पोर्स उन लोगों का होता है, जो कि उन लोगों को हेल्प करता है सर्वाइव करने में अनफेवरेबल कंडीशन में, ताकि वो जर्मिनेट कर सके अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंट में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। इन एनिमल्स द ऑर्गेनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट अवॉइड द स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम। एनिमल्स में ऑर्गेनिज्म अवॉइड करता है स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम। नाउ नेक्स्ट 38 the familiar case of bears going into hibernation during winter is an example of escape in time। अब आपसे हमसे पूछोगे कि escape in time क्या होता है, तो देखो स्टूडेंट्स, हाइबरनेशन आपको बस याद रखना है
इन फैमिलियर केसेस, अगर आप फैमिलियर केस में अगर हाइबरनेशन को समझना चाहते हो तो इस तरीके से समझ सकते हो कि बियर जो है वो जाता है हाइबरनेशन में जब ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है ताकि खुद को एस्केप कर सके। सम स्नेल्स एंड फिशेज गो इनटू एस्टिवेशन टू अवॉइड समर। अब एस्टिवेशन क्या होता है सबको पता है, ठीक है। कुछ जो स्नेल्स होते हैं और जो फिश होते हैं वो अवॉइड करने के लिए समर को एस्टिवेशन में चले जाते हैं। अब आता है हमारा अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मोर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बिहेवियर दैट इनेबल्स ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इट्स हैबिटेट। ठीक है। अब अडेप्टेशन क्या होता है? अडेप्टेशन होता है कि जैसे कि मोर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बिहेवियर में खुद को ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके अपने हैबिटेट में। ठीक है, तो अडेप्टेशन आपको समझ में आ गया। और आज का जितना मतलब लेसन मैंने आप लोगों को पॉइंट में समझाया था, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पॉइंट्स में समझा रही हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको और आपका एनसीईआरटी का कोई पॉइंट छूटे भी मत, ताकि आपका बोर्ड्स का और साथ ही साथ नीट का भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। सो स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।